हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में जिसका नाम है कसूर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कविता अपनी बैग में ज़रूरत का सामान लिया और बिना किसी को बताए, बिना आवाज़ किए चुपचाप घर से निकल गई। वह तेजी से बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। 3 साल पहले ही कविता की शादी अशोकनगर के एक अच्छे परिवार के यहाँ हुई थी। शुरू के कुछ दिन तो कविता के लिए बहुत अच्छे गए, मगर जल्दी ही हकीकत सामने आ गई। उसका पति एक नंबर का शराबी और नाकारा इंसान था। बिजनेस पर भी उसके जेठ का ही कब्जा था। विनोद का जीवन पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 3 साल काम वाली की तरह दिन भर काम करना और रात को शराबी पति की गालियाँ और मारपीट कविता के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसकी जेठानी का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। वह उसे औलाद ना होने के कारण बांझ का ताना दिया करती थी। घर में उसके जेठ की नज़रें उसे घूरा करती थी। इसका कविता ने जोरदार विरोध किया, मगर कब तक? उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। खुद को बचाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिवाय के यहाँ से निकल जाने के। उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था। विजयनगर आने में बस थोड़ा सा वक्त बाकी था। कविता के पास फ़ोन नहीं था। एक बार उसके मन में आया कि किसी पैसेंजर्स के पास फ़ोन लेकर अपने घर आने की खबर दे दे, तो उसका छोटा भाई मिलन उसे बस स्टॉप पर लेने आ जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पिछले 3 साल में 3 बार कविता घर आई थी, लेकिन कुछ ही दिन बीत जाने के बाद उसे फिर से वही नरक में भेज दिया जाता था, जैसे कि उसकी ज़िंदगी उसी नरक की पट्टी में जलने के लिए हुई थी। विजयनगर आ गया था। कविता बस से उतरी, गांव पहुंच चुकी थी। वह पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगी। गांव के लोग ने कविता को देखा तो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगे, क्योंकि वह अकेली थी। गांव की एक महिला ने कहा भी, अरे कविता, अकेले ही आई हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे पति नहीं आए? कोई बात हो गई क्या? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ने लगी। मिलन ने कविता को दूर से देखा और पहचान गया। कहने लगा, दीदी आ गई है। कविता को देखकर उसका भाई उसको लिपट गया। उसका बैग उठाते हुए बोला, अरे दीदी, तुम अकेले ही चली आई? मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाता। कविता ने प्यार से मिलन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई, अब मैं अकेली आई हूँ। मुझे अकेले ही चलना है। अब मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही मैं किसी के साथ जाऊंगी। मिलन एक नज़र अपने दीदी की ओर देखने लगा। वह समझ चुका था कि दीदी क्या कहना चाहती है। वह भी अपने जीजा जी की गंदी हरकतों से परिचित था। बेटी को देखकर कविता की माँ की आंखों में आंसू आने लगे। वह कविता को गले लगाकर रोने लगी, लेकिन पिताजी खामोश थे, जैसे कि वह सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। कविता ने पूरी घटना माँ को बताई और रोने लगी। उसका भाई मिलन कहने लगा, अरे दीदी, तुम क्यों रो रही हो? रोएगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी दीदी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मैं छोड़ूंगा नहीं। कविता मिलन को शांत कराते हुए बोली, जिसके साथ मैंने शादी की, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई, वही मेरी इज्जत नीलाम करना चाहता है। अब मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ जाने से अच्छा है कि मौत को गले लगा लो। रोज़ घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मौत ही आ जाए। इतना कहकर कविता खामोश हो गई। पिताजी के पास विनोद का फ़ोन आया।
और वह कहने लगा, आपकी बेटी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पिताजी ने कहा, कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी किसी के साथ भागी नहीं है, वह अपने घर आई है। इतना कहकर पिताजी ने फ़ोन रख दिया और कविता की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि उनके एक गलत फैसले से उनकी फूल जैसी बच्ची के जीवन को बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। 2 महीने बीत चुके थे। पूरा गांव कविता के ससुराल छोड़कर आने की चर्चा होने लगी। कविता के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई उसे आवारा कहता, कोई बांझ कहता, कोई बदजलन कहता, मगर सच जानने की और सच समझने वालों की संख्या बहुत कम थी। आखिर औरत को ही गुनहगार क्यों समझा जाता है? क्या उसकी शादी के बाद उसका अपना जीवन नहीं रहता? शादी हो जाने के बाद उसकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। कविता की परेशानियों का कोई अंत नहीं था। वह कहीं बाहर निकलती तो अनगिनत नज़रें उसे देखने लगती। लोग देखकर इशारे करते, गांव की औरतें कानाफूसी करती। जिधर जाती उधर लोगों की उंगलियां उसकी ओर उठने लगती, जैसे कि औरत होना एक गुनाह है और उस औरत के लिए जो अपना ससुराल छोड़कर आई हो, उसके लिए शायद दुनिया और समाज की नज़रें हमेशा टेढ़ी ही रहती है। उसका दर्द समझने वाले बहुत कम थे। उसका भाई मिलन आवाज़ लगाता है, दीदी दीदी कहाँ हो, जल्दी आओ। कविता दौड़ी हुई आती है और कहती है, क्या हुआ भाई? मिलन कहता है, मैंने अपने एक फ्रेंड से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी। कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। कल सुबह हमें चलना होगा, तुम तैयार रहना। कविता को तो जैसे इस पल का इंतज़ार था। उसके दिल में फिर से एक बार अपने जीवन को बदलने की, एक नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता बनता हुआ नजर आने लगा। वह सब कुछ भूलकर एक नया जीवन जीना चाहती थी। उसने तुरंत मिलन को हाँ कह दिया। दूसरे दिन जल्दी से तैयार हो गई। उसका पहला दिन था। टीचर बनकर स्कूल जाने के लिए वह तैयार थी। इतने में कविता के पिताजी ने उसे बुलाया, कविता बेटी इधर आओ। कविता को अपने पास बुलाकर उसके पिताजी कहने लगे, बेटा तुम्हारी शादी करते वक्त मैंने लड़का देखा, घर देखा, दौलत देखी, खानदान देखा, मगर वह नहीं देखा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने लड़के की चाल चलन नहीं देखी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि पैसा, घर, दौलत इससे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होती है जो मैं कहीं देख नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। अब मैं तुम्हें उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। मैं कल ही तुम्हारे और विनोद के तलाक के कागजात बनवाता हूँ। अब मेरी बेटी की ज़िंदगी उसकी अपनी है। मैं किसी की भी परवाह नहीं करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला दुनिया और समाज को नहीं करना है, हमें करना है। इतना कहने के बाद पिताजी रोने लगे। कविता के लिए एक नया दिन था। वह घर से निकल पड़ी अपने नए जीवन की तरफ, जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। कविता आज़ाद थी उस जीवन से जो उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। कविता अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी।